वह निकाय जिसमें दो आवेश समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इतनी चीज़ें हम बता चुके हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है हमारा वो एक सदिश राशि है। और मात्रक क्या होता है? मात्रक आप जानते हैं कि आवेश मीटर। इतना तो हम बता चुके हैं। और इसके आगे हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था आपको, तो वहाँ से भी हमने निकाला। उसमें हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन मुख्य रूप से होती है। नंबर 1 बताए थे अच्छे स्थिति में, नंबर 2 हमने बताया था निरक्षीय स्थिति में। अच्छे स्थिति में हमने आपको बता करके पूरा डेरिवेशन किया था पिछली कक्षाओं में। हमने देखा होगा कि पिछली कक्षा में हमने अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हम दूसरा पॉइंट जो हमारा बचा हुआ था कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर हमें ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, केवल आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश होंगे, कन्फर्म है, दो आवेश होंगे। कैसे आवेश होंगे? विपरीत तथा समान आवेश। चलिए देखते हैं। ये है आपका, मान लेते हैं दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू कूलम का है और ये माइनस क्यू कूलम है, और इसको हम देते हैं नाम ए और ये कौन है? बी। देखिए एक द्विध्रुव हमने बनाया और द्विध्रुव की अल्प दूरी को हमने पीछे डिनोट किया है कितना? 2l। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 2l। इट मीन्स ये आपका है 2l, यहाँ तक 2l। कोई दिक्कत तो नहीं होगी शायद। अब देखिए हमने कहा किसी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, अच्छे स्थिति में नहीं, अच्छे स्थिति में होता तो इसी के अक्ष में कहीं यहाँ पॉइंट होता, लेकिन निरक्षीय स्थिति में हमारे यहाँ पे हो सकता है हमारा पॉइंट। यहाँ देखिए ये बिंदु है हमारा P, इसी पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसके डिस्टेंस कितनी है हम ये एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं कि ये जो दोनों बिंदु है इसके मध्य बिंदु से O से ये जो P बिंदु है ये R दूरी पर है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, देखिए R दूरी पर, ठीक, R दूरी पर मालूम हो गया। 2l इसकी लंबाई है, दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, पहले इसको मिला लेंगे क्योंकि हमें प्लस क्यू कूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो दोनों के कारण निकालना है तो इससे कोई हमें लेना देना तो है नहीं, केवल हमको इतना ही मालूम है कि ये क्या है? मध्यबिंद है जो P क्षेत्र में आपको जल रहा है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये देखिए, ये देखिए P बिंदु हमारा, ये दोनों रेखाएं मिल गई। अब हमें क्या करना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी ये निकालना होगा। तो ध्यान देने की बात यह है इसकी दूरी हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें मालूम है जिसके कारण हम इसके डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी दूरी आपको मालूम है? ध्यान दीजिएगा, ये R है और ये पूरा अगर 2l है तो ये मिड पॉइंट है। अगर ये पूरा 2l रहता है तो मिड पॉइंट कितना होता भाई, बताएंगे कितना होता है? हाँ बहुत अच्छे कह रहे हैं ना, आप सही बता रहे हैं, L होता है भाई। 2l है तो मिड पॉइंट L ही होगा। मान लेते हैं यहाँ पे L, ये रखते हैं हम, ये हमारा L डिस्टेंस हो गया, राइट। अब ये L है, ये R है, इसके माध्यम से इसकी दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने मैथ में एक प्रमेय पढ़ा होगा, किसका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये कहा गया था किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है उसके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और शेष दोनों भुजाएं, देखिए एक R है, ये L है। इसके कारण अगर हम निकालना ही चाहेंगे इसका डिस्टेंस तो कर्ण आपका AP² बराबर PO² प्लस AO²। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग धन इसका वर्ग, ये हमने कहा था, अभी थ्योरम भी यही कहता है। अब देखिए हमें AP² मतलब AP की डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं है। अब आगे देखिए
PO²। अब ध्यान दीजिएगा PO कहाँ है, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको शायद, PO देख रहे हैं, ये कितनी दूरी है R, तो R यहाँ लिख देते हैं R²। OA², ध्यान दीजिएगा AO², यही है, कितनी दूरी है L, ये L² हो गया। अब हम AP की डिस्टेंस निकालेंगे तो √R² प्लस L² हो गया। अब इसका डिस्टेंस हमें मालूम हो गया, यहाँ लिख देंगे हम R² प्लस L²। ध्यान दीजिए सेम सेम क्या नाम है, ये जैसे त्रिभुज जो है सेम इस त्रिभुज के समान, मतलब ये कैसा है सर्वांग सम त्रिभुज है दोनों, क्योंकि वही त्रिभुज बना हुआ वही मिड पॉइंट होगा, तो इसलिए जितनी डिस्टेंस ये होगी उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा। बस और कुछ करना वाना नहीं है, हमको डिस्टेंस मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है +Q कूलाम के कारण, +Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता E1 हो, देखिए E1 हो तो E1 = 1/4πε0 K × Q/R²। देखिए +Q है Q/R²। अब R यही दूरी है, लेकिन ये R ना होकर के इसकी डिस्टेंस कितनी है √R² प्लस L², तो यहाँ रख देंगे √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये रूट है, ये वर्ग है, जब वर्ग हम किसी रूट का वर्ग करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से E1 = 1/4πε0 K × Q/R² प्लस L², इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हमको ये मिल गया। ध्यान दीजिएगा इसके बाद हम -Q कूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं सेम कंडीशन वही होगा, उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। मतलब अगर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 = 1/4πε0 K × Q/R² प्लस L²। ये समीकरण नंबर 2। हम दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो दोनों आवेशों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, जब समान है। तो फिर आप देखिए यही AB को निरक्षीय स्थिति में होने के कारण इसके हम 2 घटकों में डिवाइड करते हैं। AB को कितने घटकों में, 2 घटकों में, एक लंबवत घटक, एक और लंबवत घटक, एक क्षैतिज घटक। ध्यान दीजिएगा अगर हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो ये हमको मिलती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और इसके कारण देखते हैं तो ये आपको मिलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे E2। भाई E2 ये है तो इसकी विपरीत दिशा में यही E2 यहाँ भी लगेगा। अगर हम ये देखें, इसको मिला दें, इसका रिजल्ट देखते हैं P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये है E आपकी, हमें लिखना है। 2 घटकों में डिवाइड किया, 2 घटकों में डिवाइड करने के बाद हमको ये मिलता है जो लंबवत घटक होता है, लंबवत घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों समान हैं लेकिन विपरीत हैं, इसलिए विपरीत होने के कारण लंबवत घटक निरस्त हो जाते हैं और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इनका क्षैतिज घटक कितना होगा E1 E2, मतलब E1 cos थीटा E2 cos थीटा। आपने क्या कहा कि क्षैतिज घटक आपस में एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं यहाँ पे, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपका हो गया। देख रहे हैं ना, अब देखिए दोनों समान हैं। उसके बाद E1 E2 यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, E1 E2 दोनों एक ही जैसे हैं। इट मीन्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, ब्रैकेट में E1 = E2। अगर E1 = E2 है तो E2 की जगह पे E1 रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं ना। तब देखिए वही हमने काम किया, यहाँ रख दिया। अब देखिए दोनों सेम है तो क्या होंगे, एक E1 दोनों सेम है तो 2E1 cos थीटा हो गए हमारा E1 cos थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग,
अब देखिए E1 cos थीटा, इसके बाद हम जानते क्या करेंगे, E1 की वैल्यू चाहिए, देखिए उठा के यहाँ पे हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 से E की वैल्यू हम E1 की वैल्यू पुट करते हैं और ये किसके बराबर है, E के बराबर है। अब थोड़ा देखिए जितना हमने लिखा है तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम आपको पूरा थ्योरी बता देते हैं कैसे क्या होता है, लिखना क्या होता है। जैसे आपने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आप, तो आप क्या करेंगे, पहला काम हम आपको बार बार बताते हैं, जैसे हमें कुछ मालूम नहीं होता है तुरंत एज्यूम कर लेते हैं अर्थात मान लेते हैं। तो देखिए हम मानते हैं क्या है, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश प्लस Q तथा माइनस Q कुलाम है, माइनस Q तथा प्लस Q कुलाम है, और जिनके बीच की दूरी 2L है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस उसके बाद देखेंगे माइनस Q कुलाम आवेशकण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E1 बराबर इतना निकला, इसी तरह से निकला। अब फिर इसके आगे हम यही लिखना चाहेंगे, यहाँ पे देखें दीजिएगा, इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि E1 तथा E2 के मान बराबर हैं, इसलिए AB को दो घटकों में वियोजित करते हैं। लंबवत घटक नंबर 1 लंबवत घटक तथा क्षैतिज घटक, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। चूँकि लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा समान तथा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जान दीजिएगा, आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वही हमने लिखा E1 = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसका इतना लिखेंगे। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो शायद आप लोग एक काम करिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। जब तक के लिए हम हट जाते हैं उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए
ले लिए होंगे ना एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे E1 की वैल्यू रखना चाहेंगे तो लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं ना। लिखेंगे समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, ये देखिए मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग इसको भी लिख डालिएगा। ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं उसको क्लियर है, रखने पर। अब E इक्वल टू मल्टीप्लाई E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया आपका, इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मान रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉस थीटा। अब हमें क्या करेंगे, यही है थीटा का मान। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही थीटा है, ये जो थीटा हमने लिखा है यही थीटा है। अब आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, जब दो समांतर रेखाएं क्या करती हैं, समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है तो इसके द्वारा बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये रेखा समांतर इसके है, इसलिए इसके द्वारा ही जो काटी गई तिरक रेखा होती है ये किसके एकांतर कोण को बराबर करती है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार ये cos थीटा यही है, आधार आपका यही है। जब हमने ट्रायंगल यही लिया है, ट्रायंगल यहाँ लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाइए आप लोग। POB से, त्रिभुज POB से, इसमें दिखाई दे रहा सबको, ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें cos थीटा आधार, आधार मतलब OB की लंबाई कितनी, हाँ L, और फिर कर्ण माने E कौन, PB माने अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यही मान cos थीटा का मान यहाँ रख देते हैं हम। देखिए रख रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रखने में सावधानी बरतिएगा जरूर, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गलत सवाल, क्लियर है। आगे देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, देख रहे हैं ना, ये देखिए जहाँ जहाँ हम बोलेंगे हमारा हाथ वहाँ पहुँच जाएगा। थोड़ा केयर करिएगा, हम हाथ ले जाते हैं, इसका रीज़न है कुछ, और हर रीज़न को आपको केयर करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब यही है ना कि cos थीटा का मान L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाँ, अब देखिए सॉल्व करते हैं। वैसे आप सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन हम सॉल्व करने बताएंगे ज़रूर आपको। एक मिनट, हाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, देखिए 2QL है तो 2QL इकट्ठा लिख देते हैं। इसके पावर भाई देखिए, इसके पावर कुछ नहीं चढ़ा होता, उसका पावर कितना होता भाई, हाँ बहुत अच्छे, वेल डन। कितना होता है, 1। अब इसके पावर कितना बाबू, कितना है, हाफ, 1/2। अब देखिए, अब आपके पास इसके पावर 1 और इसके पावर 1/2 है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3/2 आता है, तो ये हम पावर इसके लगा देते हैं। ऐसे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, अब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि P बराबर 2QL से, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया है, वैद्युत द्विध्रुव आगोड़ P बराबर 2QL, याद है ना, पीछे जाकर देखिएगा, आपके नोट्स में होंगे भी। आगे देखिए, E इक्वल टू, फिर यहाँ से हम चलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, इसकी जगह पे हम P रख सकते हैं, P/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घाते 3/2। ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा अल्प दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जब भी कहा अल्प दूरी, अल्प माने बहुत कम दूरी, और बहुत कम में जो L आता है
तो और भी छोटा होगा, और जब छोटे चीज़ का हम वर्ग करते हैं तो और भी छोटा हो जाता है ना। इसलिए हम उसको हम नगण्य मान लेते हैं। मतलब इफ़ r इज़ ग्रेटर देन l, अगर r बहुत बड़ा है l से तो l को हम नगण्य मान लेते हैं। इसलिए E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू पी बटे नगण्य मान ले, छोड़िए इसको, नगण्य हो गया जब, तो यहाँ से मिला हमको r स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, तो E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी बटे r क्यूब। ये देखिए